चलिए, जय हिंद दोस्तों। हमारे इस सेमेस्टर के एग्ज़ाम में जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है वो है समानता का अधिकार, यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। और इस इक्वलिटी बिफोर लॉ का ये क्वेश्चन आपका आर्टिकल 14 से रिलेटेड है। ठीक है, आर्टिकल 14 बेसिकली कहता क्या है? आर्टिकल 14 दो तरह की बात करता है। एक तो इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है। तो ये इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है, इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी कि विधि के समक्ष समता, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यानी कि विधि का समान संरक्षण। ये दो प्रोविजन हैं दोनों एक ही प्रोविजन, दोनों का मतलब एक ही है, कोई बहुत अंतर नहीं। लेकिन जनरली इसके क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं? एक क्वेश्चन तो ये पूछा जा सकता है जनरल कि आप विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से क्या समझते हैं। यह क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, और कई बार पूछा गया है कि भाई आपका युक्तियुक्त वर्गीकरण का कॉन्सेप्ट की आर्टिकल 14 जो है युक्तियुक्त वर्गीकरण की परमिशन देता है, लेकिन वर्ग विधायन को निषेध करता है। यानी कि आर्टिकल 14 जो है वो क्लासिफिकेशन की परमिशन देता है, क्लासिफिकेशन की परमिशन देता है, और क्लास लेजिस्लेशन को प्रोहिबिट करता है। तो ये दो चीजें, एक क्वेश्चन तो ये हो सकता है कि भाई एक विधि के समता और विधियों के समान संरक्षण से आप क्या समझते हैं, ये बताइए। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि आर्टिकल 14 क्लासिफिकेशन को परमिट करता है लेकिन क्लास लेजिस्लेशन को मना करता है। और इसी से रिलेटेड और भी छोटे छोटे क्वेश्चन हो सकते हैं कि विधि के समक्ष समता से आप क्या समझते हैं, या इसी को कह सकते हैं रूल ऑफ लॉ से आप क्या समझते हैं, जिसको विधि का शासन कहते हैं, विधि के शासन से आप क्या समझते हैं। तो ये सारी चीजें आपके इस क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं, और इसके लिए हम लोग जो है इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली है क्या इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब ये है कि जो लॉ है वो एक तरह से सबके लिए समान है। जो पहला कॉन्सेप्ट, अच्छा एक चीज और है, अक्सर ये पूछ लिया जाता है, खैर इससे हमको मतलब नहीं था। ये इंग्लैंड ब्रिटेन का कॉन्सेप्ट है इक्वलिटी बिफोर लॉ, और ये यूएसए का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये कंपटीशन वगैरह में पूछ लिया जाता है, जुडिशरी वगैरह हमको पूछा जाता है, लेकिन हमको इससे मतलब नहीं, मतलब हमको इस बात से है कि इसका मतलब क्या है। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब ये हो रहा है, या रूल ऑफ लॉ का मतलब ये हो रहा है, विधि के समक्ष समता का मतलब ये हो रहा है कि कानून की नजर में सभी लोग बराबर हैं, कानून की नजर में कोई छोटा बड़ा नहीं है, कानून सबको एक नजर से देखता है, वो किसी के बीच कोई विभेद नहीं करता, उसके लिए कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं है, किसी को विशेषाधिकार नहीं है। यानी कि कानून की नजर में कुल मिलाकर सब बराबर हैं, और कानून सबको एक नजर से एक समान रूप से देखता है। अब इसका मतलब क्या हो सकता है? तो इसका मतलब ये हो सकता है कि भाई जब मान लीजिए कोई, जैसे समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने हत्या का अपराध कर दिया, तो चाहे वो अमीर आदमी हो और चाहे गरीब आदमी हो, उसके ऊपर इक्वल लॉ अप्लाई करेगा। ये नहीं होगा कि अमीर आदमी को छोड़ दिया जाएगा और गरीब आदमी को सजा दे दी जाएगी। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ का यही मतलब होता है कि कानून की नजर में सभी बराबर हैं। और ये जो एक रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है, ये भी समझ लीजिए, ये एक डाइसी महोदय थे, ये ब्रिटेन के प्रोफेसर साहब हैं, बड़े विद्वान व्यक्ति थी। ये रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट उन्हीं का दिया हुआ है, या ये कह लीजिए कि रूल ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो इंग्लैंड से लिया है हमने, उसी से इंस्पायर्ड है। ठीक है, ये तो सारी चीजें हो गई, लेकिन मोटी बात हमको ये समझ में आती है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब ये है कि कानून की नजर में सब बराबर है, कानून की नजर में कोई छोटा बड़ा नहीं है, अमीर गरीब नहीं है, सबके ऊपर इक्वल लॉ अप्लाई कर रहा है। यहां तक की बात आर्टिकल 14 में निकल के आती है, और ये हमको समझ में आ रही है। लेकिन प्रैक्टिकल बात क्या है? प्रैक्टिकल बात ये है कि बाय नेचर
सभी लोग इक्वल नहीं हो सकते, सभी लोग एक जैसे नहीं हो सकते, सभी लोग समान नहीं हो सकते। अब एक बात समझने की कोशिश करिए, जब ये कह देते हैं कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, और इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब ये हो गया कि कानून की नजर में सब बराबर और एक जैसा कानून सबके ऊपर लगाया जाएगा। तो क्या ये आपको लगता है कि प्रैक्टिकल है कि जैसे मान लीजिए एक कुश्ती का मैच होना है और उसमें एक 100 किलो के पहलवान को 30 किलो के पहलवान से लड़ा दिया जाए, उसकी फाइट करवा दी जाए, तो क्या आपको लगता है ये इक्वालिटी होगी? नियम सारे वही हैं कि जो जिसको उठा के रिंग से बाहर कर देगा, जो दूसरे को उठा के पटक देगा तो जीत जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकल अगर देखा जाए, व्यवहारिक रूप से देखा जाए, तो ये इक्वालिटी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कि एक का वेट बहुत ज्यादा और दूसरे का वेट बहुत कम है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हो सकते हैं जो कम वेट के होते हुए भी भारी वेट वाले को पलट दें, लेकिन सामान्य तौर से ये इक्वालिटी नहीं होगी। या दूसरी बात समझ लीजिए, क्या एक 6 साल के बच्चे की या 10 साल के बच्चे की कुश्ती क्या किसी एक नौजवान व्यक्ति से करा दी जाए और सारे नियम एक जैसे रखे जाए? तो ये भी बात संभव नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं होगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि इक्वालिटी अमंग अनइक्वल इज नॉट इक्वालिटी बट इट इज अनइक्वालिटी। मतलब यह है कि अगर असमान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाए तो ये समानता नहीं होगी बल्कि असमानता होगी। मतलब जो एक जैसे सरकमस्टांसेस में नहीं है और हम उनके ऊपर एक जैसा लॉ अप्लाई कर दें तो वो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। जैसे और बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति कमाता है 50 लाख रुपए महीना और दूसरा कमाता है 5,000 रुपए महीना। अब आप कहते हैं कि भाई हम एक लॉ बना रहे हैं जिसके तहत सबको एक जैसा टैक्स देना होगा और सबको अपनी इनकम का 20% टैक्स देना होगा। तो जो 50 लाख रुपए महीना कमा रहा है तो उसके लिए 20% देना कोई बड़ी बात नहीं, वो महीने के 10 लाख रुपए दे देगा। लेकिन जो 5,000 रुपए महीना कमा रहा है, अगर उसकी इनकम का 20% टैक्स देना पड़ जाएगा तो उसके लिए बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात होगी। तो कहने को हम कह सकते हैं कि हमने इनकम टैक्स का लॉ बनाने में इक्वालिटी रखी है, सबके ऊपर एक जैसा लॉ बनाया है, सबको एक नजरिए देखा है, लेकिन प्रैक्टिकल में ये इक्वालिटी ना होकर अनइक्वालिटी है, यानी कि ये समानता ना होकर असमानता है। तो अब इसके लिए क्या होगा? तो इसके लिए होगा ये कि कोर्ट ने शुरुआत से ही कहा कि भाई ऐसा है कि हम समानता के लिए इक्वलाइजेशन करने के लिए, समानीकरण करने के लिए हम वर्गीकरण कर सकते हैं। अब वर्गीकरण करने का क्या मतलब होता है और क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? तो क्लासिफिकेशन का मतलब सिंपल सा ये है कि एक ही जैसी चीजों में से कुछ, उन्हीं में से कुछ चीजों को अलग कर लेना, ये क्लासिफिकेशन हो गया। लेकिन यहां पर अब आप इस बात को समझिए कि हमने ये तो जान लिया कि सभी लोग प्राकृतिक रूप से समान नहीं हो सकते। कुछ छोटे हो सकते हैं, कुछ बड़े हो सकते हैं, कुछ कमजोर हो सकते हैं, कुछ ताकतवर हो सकते हैं, सब समान नहीं हो सकते। तो अगर हमको सबके लिए एक जैसा लॉ बनाना पड़े तो ये समानता नहीं होगी, इक्वालिटी नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे? हमको फिर लोगों को अलग अलग करना पड़ेगा कि भाई फलाने जो वेट के हैं वो एक वर्ग बनेंगे, दूसरी कैटेगरी जैसा बॉक्सिंग या उसमें आपने कुश्ती में देखा होगा कि सबका वेट होता है, तो वो भी कहीं ना कहीं इसका अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। तो अब क्या है कि हमको क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, और क्लासिफिकेशन करने का मतलब ये है कि जब हम एक चीज को एक जैसी परिस्थितियों में रहने वाले व्यक्तियों को उनमें से अलग करेंगे तो उसके लिए हमारे पास कुछ आधार होना चाहिए, कुछ कारण होना चाहिए कि हम इनको अलग क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन होना चाहिए। लेकिन फिर यही बात है कि ये क्लासिफिकेशन जो है केवल क्लासिफिकेशन नहीं होगा बल्कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन होगा। जिसको कहते हैं युक्ति युक्त वर्गीकरण। युक्ति युक्त वर्गीकरण जिसको हम कहते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर मान लीजिए आप कानून बनाकर
किसी एक वर्ग के लोगों को दूसरे वर्ग के लोगों से अलग करना चाहते हैं तो उसके लिए क्लासिफिकेशन होना चाहिए, और क्लासिफिकेशन जो होता है वो रीजनेबल होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप एक लॉ बनाते हो जिसमें ये कह देते हो कि भाई लड़कियों को 20% फीस कम देनी पड़ेगी, या लड़कियों के लिए फीस नहीं होगी, उनकी पढ़ाई निःशुल्क होगी। तो सवाल ये है कि आप एक जैसी परिस्थितियों में, यानी कि लड़के और लड़के जो एक साथ रह रहे थे, उनमें से लड़कियों को अलग कर रहे हो, उनका क्लासिफिकेशन कर रहे हो। क्लासिफिकेशन क्यों कर रहे हो? उसके लिए रीजनेबिलिटी होनी चाहिए, रीजनेबल क्लासिफिकेशन होना चाहिए। और रीजनेबल क्लासिफिकेशन ये कहता है कि भाई हम एक वर्ग को दूसरे वर्ग से अलग कर रहे हैं। अलग इसलिए कर रहे हैं कि इन लड़कियों को पढ़ने के समान अवसर नहीं मिल पाए, इसलिए हम उनको प्रमोट करना चाहते हैं। और फिर इस क्लासिफिकेशन का 2 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट हैं। एक ये है कि ये जो है इंटेलिजिबल डिफरेंशिया और और दूसरा जो है उसका ऑब्जेक्ट। इन दोनों का एक रेशनल बनना चाहिए, एक तार्किकता बनना चाहिए। मतलब ये कि आपने क्लासिफिकेशन करके लड़कियों को तो कर लिया, लेकिन जिस लॉ के तहत आपने इनको फीस कम करी या इनके लिए रिजर्वेशन देने का प्रावधान रखा, क्योंकि कानून के तहत कर रहे हैं, कानून बना कर रहे हैं, उसका इस ऑब्जेक्ट से क्या कोई लेना देना है या नहीं? क्या आप उस वर्गीकरण करके, उस वर्गीकरण को करने के बाद क्या उस ऑब्जेक्ट को प्राप्त कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो? ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो शुरुआत में जब शुरुआती दौर में कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद इस सिद्धांत को अपनाया गया, और इस सिद्धांत को अपनाने का मतलब ये था कि ये बात तो प्रैक्टिकल समझ में आ गई कि सब लोग एक जैसे नहीं हो सकते, और जब सब लोग एक जैसे नहीं हो सकते तो उनको अलग अलग करना पड़ेगा, उनका वर्गीकरण करना पड़ेगा, उनका क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। ये क्लासिफिकेशन सिर्फ क्लासिफिकेशन नहीं होना चाहिए, बल्कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन होना चाहिए। और जब रीजनेबल क्लासिफिकेशन आप करेंगे तो वो किसी ना किसी इंटेलिजिबल डिफरेंशिया यानी कि बोधगम्य अंतरक, जो आपको समझ में आने वाली बातों की बेसिक सी बात यही है कि समझ में आने वाली बातों की आप किस लिए वर्गीकरण कर रहे हैं, और इस वर्गीकरण का जो ऑब्जेक्ट है क्या वो उस कानून को बनाकर प्राप्त किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, या उसका डायरेक्ट कोई रिलेशन है या नहीं है। अगर ये दोनों चीजें ठीक है तो ये क्लासिफिकेशन रीजनेबल क्लासिफिकेशन माना जाएगा और वैलिड होगा। अब जैसे मान लीजिए एक दूसरा एग्जांपल समझते हैं। हम ये कह रहे हैं कि भाई हमको कुछ लड़कियों को, या हम लड़कियों को फ्री में एजुकेशन देना चाहते हैं। चलिए बात समझ में आती है। लेकिन अगर आप ये कह दें कि भाई उसमें जो केवल लंबी हाइट में ऊंची लड़कियां होंगी उनको ही फायदा मिलेगा, तो इस बात का कोई तर्क नहीं है। तर्क इसलिए नहीं है कि हाँ आपकी बात समझ में आती है कि आपने क्लासिफिकेशन तो कर लिया, लेकिन ना तो ये रीजनेबल है, और जो ऑब्जेक्ट है आपका लॉ का कि हम लड़कियों को एजुकेट करना चाहते हैं, उससे भी इसका कोई सीधा रिलेशन नहीं है। तो इस तरह का इसको क्लास लेजिस्लेशन कहेंगे। इसका आपसे यहां से कोई मतलब नहीं। ऐसे क्लास लेजिस्लेशन को परमिट नहीं किया गया है। इसीलिए जो पहला क्वेश्चन हमने बताया था कि भाई रीजनेबल क्लासिफिकेशन को परमिट किया गया है और क्लास लेजिस्लेशन को मना किया गया, तो उसका मतलब यही निकल के आता है। ठीक है, तो अब हमको पहली बात ये समझ में आ गई कि भाई जो आपका आर्टिकल 14 है वो समानता की बात करता है। समानता की बात का मतलब ये होता है कि कानून की नजर में सभी बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कानून सबके ऊपर समान रूप से लागू होगा, कानून की नजर में सब समान है, किसी को कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं है, कोई उसके लिए कोई विशेषाधिकार नहीं है। इसके अपवाद हो सकते हैं। ठीक है, अपवाद हो सकते हैं। वो क्या क्या अपवाद हो सकते हैं हम बता देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए प्रेसिडेंट महोदय होते हैं, प्रेसिडेंट महोदय हैं हमारे, उनको कुछ स्पेशल इम्यूनिटीज दी गई हैं, उनको स्पेशल प्रिविलेज दी गई है। तो ये सामान्य बात नहीं, ये केवल अपवादिक स्थितियां हैं कि इनके ऊपर सामान्य कानून
कुछ परिस्थितियों में नहीं लग रहे हैं, उनको कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं, प्रिविलेज दी गई है, इम्यूनिटीज दी गई हैं। तो क्योंकि वो देश के सर्वोच्च व्यक्ति हैं, देश के सबसे कह लें कि प्रथम व्यक्ति हैं, इसलिए इस हैसियत से उनको कुछ सहूलियतें दी गई हैं। इसी तरह जो विदेशी डिप्लोमेट्स आते हैं, जिनको राजदूत वगैरह कह लें, तो उनको भी कुछ प्रिविलेज है, और प्रिविलेज ये है कि उनके ऊपर भारतीय कानून लागू नहीं होंगे। इसी तरह से कुछ जजेस वगैरह हैं या और भी लोग हैं, तो ये एक अपवादिक परिस्थितियां हो सकती है, लेकिन सामान्य नियम यही है कि समानता के अधिकार के अंतर्गत सभी लोग कानून की नजर में बराबर हैं। फिर दूसरी बात ये होती है कि आपका दूसरा पॉइंट जो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब भी यही है कि कानून किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, कोई विभेद नहीं करेगा, और सबको एक तरह से सबको जो भी सुविधाएं होंगी सबको एक तरह से उपलब्ध कराने की कोशिश करेगा। ठीक है, हम और बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बस इतनी बात समझने की कोशिश करते हैं। और एक बहुत बढ़िया सा केस आया था, अभी बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, एक केसी सरकार के नाम से था, केसी सरकार वर्सेस राजेश रंजन के नाम से। तो उसमें क्या कहा गया था, उसमें कहा गया था कि जो एमपीज वगैरह होते हैं और जो भी बड़े हाई ऑफिशियल या हाई डिग्निटरीज होते हैं, वरिष्ठ लोग होते हैं, विशिष्ट लोग होते हैं, अगर वो भी जेल में बंद हैं तो उनके लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होनी चाहिए, कोई स्पेशल सेल वगैरह नहीं होनी चाहिए, उनको भी जनरल जैसे बाकी के कैदी होते हैं उन्हीं के साथ ट्रीट किया जाना चाहिए। और ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है आपके इक्वलिटी बिफोर लॉ का, और ये एक चीज हो गई। और फिर जब हम आर्टिकल 14 की बात करते हैं, तो आर्टिकल 14 में ये कहा गया किसी भी व्यक्ति को, तो एक हम अभी जब हम लोग शुरुआत में पहला सिलेबस डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें क्वेश्चन ये भी था कि किसके अगेंस्ट लागू होते हैं और किसको अवेलेबल है। तो अवेलेबल का मतलब ये है कि कौन इस अधिकार का, कौन फंडामेंटल राइट का फायदा ले सकता है। तो अभी एक केस आया था लीगल सर्विस अथॉरिटी के नाम से, तो उसमें कहा था भाई ये जो ट्रांसजेंडर्स वगैरह होते हैं, इनको भी ये भी पर्सन है और इनको भी सब बराबरी का अधिकार है, इनको किसी तरह से इनके साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। तो ये उस केस में कहा गया। अब एक चीज और समझ लीजिए, अब इसमें चूंकि आर्टिकल 14 में बहुत सारे केस आएंगे, और शुरुआत में ही जब 1950 में आए तो एक केस आ गया जिसमें रीजनेबल क्लासिफिकेशन की बात हुई थी, तो वो था चिरंजीत चौधरी के नाम से। इसमें चिरंजीत चौधरी के नाम से क्या था कि एक इसमें शायद एक कंपनी थी, एक मिल थी, और मिल में क्या हो रहा था कि इनका एम्प्लॉइज और जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर्स के बीच में डिस्टर्बेंस था, जिसकी वजह से फैक्ट्री बंद चल रही। तो सरकार ने एक शोलापुर वेवरिंग एक्ट करके पारित किया था, और उस एक्ट के तहत इस कंपनी का जो वो था पूरा मैनेजमेंट अपने कंट्रोल में लेने के लिए उसको कर दिया। तो इन्हीं ने, ये जो इसके मालिकान रहे होंगे, उन्हीं ने ऑब्जेक्शन किया कि साहब आपने ये कानून जो बनाया है ये इक्वालिटी बिफोर लॉ के अगेंस्ट है, क्योंकि ये जो कानून बनाए ये केवल हमारे लिए बनाए, किसी और के लिए नहीं बनाए, और यहाँ पे हमको अकेले ही एक वर्ग मान लिया गया। तो कोर्ट का कहना यह था कि एक व्यक्ति भी एक वर्ग हो सकता है, यानी कि क्लास हो सकता है, और केवल उसके लिए भी कानून बन सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी तरह से एक आर.के. डालमिया का भी केस था, जिसमें आर.के. डालमिया वर्सेस एस.आर. तेंदुलकर करके एक केस आया था। आप चाहो तो याद कर लो, डालमिया, आर.के. डालमिया का नाम है आर.के. डालमिया वर्सेस एस.आर. तेंदुलकर है। ये जैसे सचिन तेंदुलकर है ना, तो आप चाहो तो सचिन तेंदुलकर के नाम से भी याद कर सकते हो। डालमिया साहब भी ये आपका जो बीसीसीआई है उसके काफी टाइम तक
वो अध्यक्ष वगैरह रहे हैं। तो इसमें भी कुछ ऐसे ही सीन था कि इसमें भी एक कंपनी थी जिसमें पब्लिक का पैसा वगैरह लगा हुआ था और मिसमैनेजमेंट के इश्यूज आ रहे थे, तो गवर्नमेंट ने इनके लिए कानून बनाए और इनको कंट्रोल में लेने के लिए तो इन्हीं ने भी कहा कि भाई ऐसा है, ये नहीं कर सकते। तो कोर्ट ने कहा कि भाई रीजनेबल क्लासिफिकेशन तो हो ही सकता, और बेसिकली इसी केस में रीजनेबल क्लासिफिकेशन को स्टैब्लिश किया गया और ये कहा गया कि युक्तियुक्त वर्गीकरण करके आप कानून बना सकते हो और एक वर्ग को दूसरे वर्ग से अलग कर सकते हो। इस केस में इंक्वायरी कमीशन एक्ट के अंतर्गत एक इंक्वायरी गठित हुई थी जिसमें तय किया जाना था क्या इनके यहाँ मिसमैनेजमेंट वगैरह चल रहा है नहीं चल रहा है। तो इनका आर्गुमेंट ये रहा होगा कि साहब अकेली कंपनी के लिए आपने कानून बना दिया, बाकी लोगों के लिए नहीं बना रहे हैं। तो कोर्ट ने यही कहा कि नहीं भाई ठीक है, वर्गीकरण हो सकता है, बस वर्गीकरण होने के लिए वो युक्तियुक्त होना चाहिए और इंटेलिजिबल डिफरेंशिया और जो ऑब्जेक्ट जो लॉ बना के अचीव किया जाना है दोनों के बीच में एक रीजनेबल कनेक्शन होना चाहिए, तर्क संगत युक्तियुक्त संबंध होना चाहिए। तो अब इनके लिए जो कानून बना वो इसीलिए बना कि मिसमैनेजमेंट चल रहा है और पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, और पब्लिक का पैसा लगा होने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो मामला जो है फिर पब्लिक इंपॉर्टेंस का बन गया, लोक हित का मामला बन गया, और इसलिए अगर ये कानून बन रहा है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, तो हमको ये सारी चीजें समझ में आ गई, युक्तियुक्त वर्गीकरण का हमको लगता है समझ में आ गया होगा आपको। फिर इसके बाद में एक और भी चीज थी कि भाई ये युक्तियुक्त वर्गीकरण या रीजनेबल क्लासिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट आया ये 1950-55 के टाइम पर चलता रहा, लेकिन बाद में फिर धीरे धीरे इस नियम को थोड़ा सा ये लगने लगा एक टाइम के साथ बदलाव की भी जरूरत होती है और कोई भी चीज हमेशा के लिए शाश्वत नहीं होती, परमानेंट नहीं होती। तो फिर बाद के केसों में ये भी कहा जाने लगा भाई ऐसा है कि कुछ ऐसे मामले आने लगे जिसमें लगने तो लगा कि क्लासिफिकेशन भी है, रीजनेबल भी है, लेकिन फिर भी कोर्ट को लगा कि ये ठीक नहीं है। तो एक केस आया आपका ईपी रोयप्पा के नाम से, ईपी रोयप्पा, ये शायद 1974 का केस है और इसमें कहा गया कि जो आपका वो है आर्टिकल 14 का जो समानीकरण करने का, इक्वलाइजेशन करने का जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि समानता का जो अधिकार है ये इस केवल क्लासिफिकेशन तक सीमित नहीं रह सकता, और चूंकि एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, डायनेमिक का मतलब ये है कि अपना चलते रहने वाला, ना रुकने वाला, इस तरह का डायनेमिक कॉन्सेप्ट है और ये समय समय पर बदल भी सकता है, बदलता रह सकता है और वक्त के साथ इसको नई चीजों को जोड़ना चाहिए। तो इन्हीं ने कहा कि हो सकता हो कोई कानून ऐसा हो जो देखने में रीजनेबल भी हो लेकिन युक्तियुक्त भी दिख रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं मनमानापूर्ण हो। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आ गया था, आर्बिट्रेरीनेस, मनमानापूर्ण। अगर कोई कानून भले ही वर्गीकरण कर रहा है, रीजनेबिलिटी दिख रही है, लेकिन अगर वो मनमानापूर्ण है तो वो कानून आर्टिकल 14 के वायलेशन में माना जाएगा। तो यहां से 1974 से ईपी रोयप्पा के मामले से एक मनमानापूर्ण भी देखा जाने लगा। ये देखा जाने लगा कि जो कानून बना है क्या वो मनमानापूर्ण तो नहीं है, मतलब रीजनेबल क्लासिफिकेशन का जो आपका एक स्केल था उसके साथ एक और एडिशनल चीज देखी जाने लगी कि क्या ये चीज मनमानी पूर्ण तो नहीं है, आर्बिट्रेरी नहीं है। तो अगर आर्बिट्रेरी है तो भी उसको रूल ऑफ लॉ के या आर्टिकल 14 के वायलेशन में माना जाएगा। और एक चीज और भी कही गई थी, ये जो आर्टिकल 14 यानी कि समानता का अधिकार है, इक्वालिटी का अधिकार है, और अगर कोई कृत्य मनमानापूर्ण तो ये दोनों साथ साथ नहीं रह सकते, दोनों साथ साथ नहीं रह सकते। और मनमानापूर्ण और आपका जो समानता का अधिकार है ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के शत्रु हैं, दोनों साथ साथ नहीं रह सकते। या अगर कह लिए अगर कोई कृत्य, कोई कानून मनमानापूर्ण होगा तो उसमें समानता नहीं होगी, अगर समानता इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट होगा, रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट होगा, तो वो मनमानापूर्ण नहीं होगा। तो ये ईपी रोयप्पा के केस में है। फिर इसी बात को मेनका गांधी के केस में भी माना गया। मेनका गांधी केस आपका 1978 का है। ठीक है, इस मेनका गांधी के केस में भी यही बात कही कि भाई ऐसा है,
कोई भी कानून जो अगर मनमानापूर्ण है तो वो आर्टिकल 14 के वायलेशन में होगा, रूल ऑफ लॉ के वायलेशन में होगा और वो नहीं चलेगा। अब यहाँ पे कुछ चाहे तो आप एग्जाम्पल नोट कर सकते हैं। कुछ बहुत सारे केसेस आए थे जिसमें मनमानापूर्ण के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने उन कानूनों को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह सकते हैं डिक्लेयर किया। जैसे एक केस आया था अजय हाशिया का, आप चलिए नोट कर लीजिएगा। एक केस आया अजय हाशिया वर्सेस खालिद मुजीब के नाम से, शायद 1981 का होगा, देख लीजिएगा। तो इसमें क्या था, इसमें यह था शायद एक इंजीनियरिंग कॉलेज था और कश्मीर का मामला था। इंजीनियरिंग कॉलेज था, वहां पर जो एडमिशन का प्रोसेस था, उस एडमिशन के प्रोसेस में एग्जाम वगैरह, एंट्रेंस वगैरह जो कुछ भी होता था वो तो होता ही था, साथ में जो वाइवा होना था यानी जो इंटरव्यू होना था वो 35 नंबर का रखा गया था। तो जाहिर सी बात है, समझ सकते हैं कि अगर कोई बच्चा भले ही उसने एंट्रेंस में अच्छा परफॉर्म किया लेकिन अगर इंटरव्यू उसका नहीं अच्छा हुआ, या ये कह लीजिए कि इंटरव्यू में इतना मार्जिन था किसी को भी पास और फेल किया जा सकता था, तो कोर्ट ने कहा कि जो 35% मार्क्स जो है, 35% नंबर जो है केवल इंटरव्यू या वाइवा वाइज के लिए रखे गए, ये उचित नहीं है, ये मनमानेपूर्ण है। और इस आधार पर कोर्ट ने इनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा और ये कहा भाई किसी भी सूरत में 15% ज्यादा वाइवा वाइस या इंटरव्यू के लिए नंबर नहीं रखे जाने चाहिए। आपने एक केस आईपीसी में खूब पढ़ा होगा, वो था मिट्ठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का, मिट्ठू बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। ये भी 1980 के आसपास का केस है, 81-82 का होगा। इसमें आपको याद होगा अगर आपने पढ़ा है तो आईपीसी का सेक्शन 303 था जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था। अब कहानी क्या थी, इस कहानी को समझ लेते हैं। ये असल में आईपीसी का सेक्शन 303 ये कहता था कि अगर कोई व्यक्ति जिसको आजीवन कारावास यानी कि लाइफ कन्विक्ट करार दिया गया और वो आजीवन कारावास की सजा भुगतते हुए अगर किसी की हत्या कर देता है तो उसके बाद में उसको केवल मृत्यु दंड ही दिया जाएगा और उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। जबकि धारा 302 क्या कहती है कि अगर कोई व्यक्ति हत्या करता है तो उसके लिए या तो आजीवन कारावास या मृत्यु दंड का प्रावधान है। तो कोर्ट ने कहा कि यार ये जो आजीवन कारावास लाइफ इम्प्रिजमेंट भुगत रहा है केवल इस आधार पर अगर उसके ऊपर हत्या का मामला बनता और हत्या चल रही है और सजा दी जाएगी तो केवल और केवल फांसी दी जाएगी, यह रीजनेबल नहीं है। क्यों नहीं रीजनेबल है? क्योंकि इस दूसरे वाले मामले में पहला आजीवन कारावास चल रहा था, उसी व्यक्ति ने एक दूसरे हत्या का अपराध कर दिया। हत्या के दूसरे अपराध में जो जज साहब हैं उनको अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करने का कोई मौका ही नहीं दिया जा रहा है। और जब एक आपने बता ही दिया कि इसमें फांसी की ही सजा होगी तो अब उसमें जज साहब के पास कोई अपना तर्क विवेक और बाकी चीजों को लगाने की जरूरत ही नहीं। किन परिस्थितियों में दिया, किस परिस्थितियों में हत्या होनी चाहिए, सही है गलत है, तो वो सारी चीजें बाहर हो गई। और ये कहा गया भाई 302 में जहां पे आजीवन कारावास और मृत्युदंड दोनों का प्रावधान है और जहां पर 303 जहां पर केवल और केवल मृत्युदंड का प्रावधान है, ये दोनों ये वाला प्रोविजन 303 वाला जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, एक तरह से मनमानापूर्ण कानून है। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आ रही है। इसी तरह से एक बहुत फेमस केस था, वो आपका था नरगिस मिर्जा, एयर इंडिया वर्सेस नरगिस मिर्जा के नाम से। ये केस लॉ आप लोग नोट कर लेना, अगर ये दिमाग में बैठ गए और पेपर कर में लिखाएंगे तो इतना बहुत बड़ा पेपर होता है। ठीक है, चौथा एक नरगिस मिर्जा के नाम से भी केस लिख लीजिए, याद रहेगा। नरगिस मिर्जा। अब इसमें क्या था, इसमें यह था कि जो एयर इंडिया के लिए जो एयर हॉस्टेस का एयर हॉस्टेस जो होती नहीं उनके लिए प्रोविजन ये था कि एक सर्टेन एज तक शायद कि भाई अगर आप एयर हॉस्टेस बनती हैं तो अगले 3-4 साल तक, शायद ऐसा कुछ था, 4 साल तक आप शादी नहीं करेंगे और उसके बाद में अगर आप 4 साल से पहले शादी कर लेते हैं तो फिर आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। या
इसके अलावा अगर मान लीजिए शादी कर लेते हो, उसके कुछ टाइम के अंदर यानी कि 4-5 साल के अंदर अगर आप मां बन जाती हैं तो फिर तो भी आपको निकाल दिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा यार ये भी जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि आपने एक शर्त लगाई कि आप 25 साल तक शादी नहीं करो, चलो भाई ठीक है, ये आपकी कंडीशन हो सकती है, लेकिन अगर आप उसके बाद में कहते हो शादी करने के बाद आप मां नहीं बनो, तो ये कहीं ना कहीं आपने मातृत्व को भी एक तरह से चैलेंज कर दिया है, आपने उस पर भी एक तरह से रोक लगा दी, और जो एक जो प्रकृति का नियम है उसके खिलाफ भी आप जा रहे हो। तो कोर्ट ने इस नियम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना। ठीक है, तो अब हमको क्या समझ में आता है, इस लेक्चर से आपसे 2-3 क्वेश्चन में से कोई भी पूछा जाए तो आप इसको ऐसे ही लिख सकते हो। क्या है, जैसे आपसे अगर ये पूछा जाए कि भाई आप आर्टिकल 14 से क्या समझते हैं, कुछ बताइए, तो यही लिख दीजिएगा। ये पूछा जाए कि आर्टिकल 14 रीजनेबल क्लासिफिकेशन को तो परमिट करता है लेकिन क्लास लेजिस्लेशन को मना करता है, यानी कि युक्तियुक्त वर्गीकरण को तो परमिट करता है, अनुमति देता है, लेकिन क्लास लेजिस्लेशन यानी कि वर्ग विधायन को मना करता है, तो भी आप इसको लिख सकते हैं। हमने समझाया है, ना हो तो 1-2 बार वीडियो अगर रिवाइज करके देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा, या रोक के देख लीजिएगा। ठीक है, या फिर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई आप ये बताइए कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है, तो रूल ऑफ लॉ का भी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। ठीक है, हमको लगता है इससे आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, और इतने सारे केस लॉ हमने लिखा दिए हैं, बेहतरीन है। चलिए ठीक, थैंक यू।